वेलकम टू ब्रिलियंट क्लासेस एंड आज हम पढ़ेंगे अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। सॉलिड्स को दो टाइप्स में क्लासिफाई करा गया है बेस्ड ऑन उनके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर। अगर अरेंजमेंट ऑर्डर्ड है तो वो क्रिस्टलाइन होगा, अगर अरेंजमेंट डिसऑर्डर्ड है यानी कि कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है, इरेगुलरली अरेंज्ड है, तो उसे अमॉर्फस कहते हैं। नाउ जरा देखते हैं इसे थोड़ा डिटेल में। फर्स्ट हम देखेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स। तो अगर कोई सॉलिड है जिसको ब्रेक करने पर ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। अब ये पार्टिकल्स कैसे होंगे? इरेगुलर शेप के। जैसे कि आप ले सकते हो वुड। जब आप वुड को ब्रेक करते हो तो उसमें जो पार्ट्स निकलते हैं वो अलग अलग किसी भी शेप के हो सकते हैं। इसी तरह से आप प्लास्टिक्स ले सकते हो, आप रबर ले सकते हो। जब भी आप इरेज करते हो तो जो रबर के पार्टिकल्स निकलते हैं वो अलग अलग शेप्स के हो जाते हैं। तो इन्हीं इरेगुलर शेप के पार्टिकल्स निकलने के कारण हम उस रबर को क्या बोल सकते हैं? एमॉर्फस बोल सकते हैं। ये एमॉर्फस सॉलिड्स की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि उनके जो सिंगल पार्टिकल्स हैं उनका शेप इरेगुलर होता है। उनको कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे क्रिस्टलाइन के, जिनके जो शेप्स होते हैं वो बिल्कुल डेफिनेट शेप के होते हैं। नाउ आगे देखते हैं। इनका जो प्रॉपर्टीज हैं, पहला प्रॉपर्टीज अभी आपने नोट करा, दैट इज मेड ऑफ irregularly shaped particles। एमॉर्फस सब्सटेंसेस में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, चूंकि इनके अंदर कोई बेसिक ऑर्डर नहीं है, सारी जो बॉन्ड डिस्टेंसेस हैं वो इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी एक शार्प नहीं आता। यानी अगर आप इन्हें मेल्ट करने जाओगे तो धीरे धीरे ये सॉफ्ट होते जाएंगे और सॉफ्ट होने के बाद ये बेंड भी हो जाएंगे। और बेंड करने के साथ साथ आप इन्हें कोई डिफरेंट शेप्स में ब्लो कर सकते हो, कोई डिफरेंट शेप में मोल्ड कर सकते हो। एग्जाम्पल्स के लिए आप ग्लास को देख सकते हो। ग्लास को जैसे ही आप गर्म करने लगते हो वो सॉफ्ट होते जाता है इस ग्लास को, देन आप मोल्ड करके या ब्लो करके आप इसको एक बल्ब के शेप में भी ढाल सकते हो। सेम गोज विद प्लास्टिक। प्लास्टिक्स को भी हम गर्म करते हैं तो इनका शेप जो है वो बेंड होने लगता है, चेंज होने लगता है। लेकिन अगर ऐसा आप आइस के साथ करोगे तो आइस गर्म करने से बेंड नहीं होगा, आइस गर्म करने से फौरन पिघलने लग जाएगा। दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस पे ही पहुंचते वक्त वो पिघलने लग जाता है। तो ये डिफरेंस है अमॉर्फस सब्सटेंसेस में और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में। तो सेकंड पॉइंट इज नो डेफिनिट। डेफिनेट की जगह आप फिक्स्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अमॉर्फस सॉलिड्स में, अमॉर्फस सॉलिड्स में जो ऑर्डर है पार्टिकल्स का, यानी कि अगर आप एक पार्टिकल को लो जो मेड ऑफ इरेगुलर शेप पार्टिकल्स, तो उस पार्टिकल को लेना है हमें। उस पार्टिकल को जब आप एटॉमिक लेवल पे जाके देखोगे तो उसमें कुछ पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं, किसमें कम है। और ये जो एटम्स हैं इसमें या मॉलिक्यूल्स हैं, इनका कोई डेफिनेट ऑर्डर नहीं। तो किसी किसी के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, किसी किसी के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, और ये जो ऑर्डर है वो ज़्यादा दूर तक रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कि अगर आप ये जो ऑर्डर है आप देख सकते हो कि उस ऑर्डर को यहाँ पे थोड़ा सा रिपीटेशन है, लेकिन ये ऑर्डर और इस ऑर्डर के बीच में जो भी अरेंजमेंट है वो बिल्कुल इरेगुलर है। मतलब ये ऑर्डर रिपीट तो होगा, ये ऑर्डर आगे चल के कहीं तो रिपीट होगा, लेकिन बीच में बिल्कुल डिसऑर्डर है। सो ओवरऑल जो इसमें अरेंजमेंट है वो बिल्कुल इरेगुलर है। कोई डेफिनेट इंटरवल्स पे ये जो यूनिट्स हैं रिपीट नहीं होती ना। इसी को हम इरेगुलर ऑर्डर कहते हैं। तो हम इसे बोलेंगे दैट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैं इनके लिए वर्ड पार्टिकल इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये आयनिक भी हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इसलिए मैंने वर्ड यूज करा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसी को आप शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी बोल सकते हो।
कि थोड़ी देर के लिए लगता है कि पैटर्न रिपीट हो रहा है, एंड देन वो पैटर्न फिर रिपीट होना बंद कर देता है, एंड देन फिर थोड़ी देर बाद सेम पैटर्न रिपीट होता है, थोड़ी देर के लिए रिपीट होता है, एंड देन फिर वो पैटर्न रिपीट होना बंद कर देता है। इनफैक्ट आप कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को थोड़ा हीट करने पर उन्हें एमॉर्फस सॉलिड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को एक बेसिक टेम्परेचर पे एमॉर्फस बनाया जा सकता है। सिमिलरली एमॉर्फस सब्सटेंसेस को भी, जैसे ग्लास है, उसको किसी टेम्परेचर पे हीट करने पर वो क्रिस्टलाइन में कन्वर्ट करा जा सकता है। जैसे सिलिकॉन के दो फॉर्म्स प्रेजेंट है, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है एमॉर्फस। नाउ ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एनिसोट्रोपी। Amorphous solids are not anisotropic, but इसके लिए एक और डिफरेंट वर्ड है, that is isotropic. So amorphous solids क्या होते हैं? Isotropic होते हैं. Isotropic का मतलब जैसे ही कोई ग्लास है, या आप समझिए कोई ग्लास बॉल शेप में, ओके, और आप इसे हीट करते हो, इसे आप रेगुलरली हर साइड से इक्विवेलेंट हीट दे रहे हो, यानी कि हम इसे एक ऐसे चेम्बर में रख सकते हैं जिसको हम सप्लाई कर रहे हैं, लेट्स से हॉट वाटर, और ये हॉट वाटर कंटिन्यूसली फ्लो कराया जा रहा है पूरे चेम्बर में किसी फैन के द्वारा। तो ये फैन इस वाटर को कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, तो ये जो ग्लास है वो हर साइड से इक्वल तरह से हीट होगा। हीट होने के बाद ये जो ग्लास है वो हर साइड से सेम तरह से एक्सपांड होगा। ओके, सो ग्लास का प्रॉपर्टी क्या है कि ये थर्मल एक्सपांशन जो है वो हर डायरेक्शन में सेम है, यानी कि इसका जो शेप है वो फिर भी सेम ही रहेगा। सो ये जो प्रॉपर्टी है कि जो थर्मल एक्सपांशन के अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, और है हमारे पास तो थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल एक्सपांशन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, यानी हर डायरेक्शन में सेम होती है। किसके लिए? एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए। हालांकि हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। इस बेसिक प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोट्रोपी। So isotropy, that is iso means same and tropic means same growth. So iso same, tropic means growth. तो उनका जो growth है वो आइसोमेट्रिकल होता है, हर साइड से सेम होता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं एमॉर्फस सॉलिड्स की। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ओर। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स काफी इंटरेस्टिंग है। हम जैसे एमॉर्फस सॉलिड के लिए हमने देखा था कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि जैसे जिस पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है वो इरेगुलरली शेप्ड होते हैं। हालांकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए ऐसा नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जब इनके पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल है जैसे टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट को अगर आप देखोगे, यानी नमक, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनका शेप क्या होता है? डेफिनेट होता है, इसी शेप में वो बने होते हैं। उनको अगर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। सिमिलरली शुगर का जो आप देखते हैं, तो शुगर को जब हम क्रिस्टलाइज करते हैं तो शुगर को आपको देखा होगा कि वो क्यूब फॉर्म में रहता है, छोटे छोटे क्यूब्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है शुगर। तो शुगर भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सिमिलरली आप और क्रिस्टल्स देख सकते हैं आसपास। आपका जो बाल है इवन वो भी एक क्रिस्टल ही है। आपके जो बाल होते हैं वो एक केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं, और प्रोटीन्स का जो अरेंजमेंट है वो क्रिस्टलाइन होता है। तो आपके बाल भी एक्चुअल में क्रिस्टल ही है। नेक्स्ट, जो इन क्रिस्टल्स का जो शेप होता है वो डेफिनेट होता है। यहाँ पे रेगुलर शेप है ना, हर क्रिस्टल का एक डेफिनेट शेप होगा। इसको उसकी हैबिट कहते हैं, दैट इज कोई क्रिस्टल किस तरह से ग्रो कर रहा है। फॉर एग्जांपल शुगर क्यूबिक फॉर्म में ही ग्रो करेगा। आइस के क्रिस्टल्स आपने देखा होगा जो स्नोइंग होती है, मतलब अगर आप ऐसे रीजन में रहते हो जहाँ स्नोइंग होती है, तो स्नोइंग में आप देखते हो एक आइसिकल्स बनते हैं। तो वो जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो उनका डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, एक यूनिक क्रिस्टल्स बनाते हैं वो। तो वो उनका जो ग्रो करने का पैटर्न है उसी को हैबिट कहते हैं, और वो डेफिनेट होता है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक क्वालिटी है एक पर्टिकुलर क्रिस्टल की। जैसे अगर शुगर की बात करोगे तो वो क्यूबिक फॉर्म में ग्रो करेगा, अगर आइस की बात करोगे तो वो एक डेफिनेट आइसिकल क्रिस्टल
आइसिकल क्रिस्टल के फॉर्म में ग्रो करेगा। ना आगे बढ़ते हैं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में एज इट इज लिख रहा हूँ कि यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, कैरेक्टरिस्टिक शेप ऑफ पार्टिकल। ओके, नाउ नो डेफिनेट फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, जबकि आप जानते ही हो आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है ना। CO2 -40 डिग्री सेल्सियस पे शायद मेल्ट होता है। नॉट श्योर अबाउट ड्राई आइस का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है। नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो एकदम फिक्स्ड होते हैं, शार्प होते हैं। दैट मीन्स जैसे ही आप उसे हीट कर रहे हो, वो टेम्परेचर जैसे ही आया वैसे ही जो है सॉलिड वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू कर देगा। उस तक जब तक कि सारा का सारा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट आप उसे हीट करते जाओ, सारा सॉलिड धीरे धीरे मेल्ट होते जाएगा, लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं होगा। उसी बीच में अगर आप उस सॉलिड को ऐसे बेंड करने की कोशिश करोगे तो बेंड भी नहीं होगा, यानी सॉफ्ट नहीं होगा। आगे देखते हैं। तो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर इरेगुलरली अरेंज्ड, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है। अगर आप किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को ध्यान से अगर देखेंगे, और हम आगे भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में, तो उनका जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल डेफिनेट होता है, रिपीटिंग होता है। जैसे कि अगर दो एटम्स है उनके बीच का अगर डिस्टेंस x है तो नेक्स्ट दो एटम्स के बीच का भी डिस्टेंस x होगा, उसके बाद बनने वाले एटम्स का भी डिस्टेंस x होगा, उसके साइड में x x x x एंड ऑल ऑफ दीज आर ऑफ द सेम डिस्टेंस। तो ये जो पैटर्न है वो लगातार रिपीट होता जाता है हर साइड में, हर डायरेक्शन में। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो बहुत ज़्यादा रेगुलर ऑर्डर में अरेंज्ड होता है, यानी इस टाइप का अरेंजमेंट है वो बहुत लॉन्ग रेंज में अरेंज्ड होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। नेक्स्ट इज, जिस तरह से ये आइसोट्रोपिक था ये एनआइसोट्रोपिक हो गया ना। ऐसा कैसे? अगर आप इस क्रिस्टल को ग्रो करने के लिए छोड़ दोगे, हीट करोगे सपोज, तो हर एटम का बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज x है, तो वो x सपोज कुछ डेफिनेट परसेंटेज से ग्रो करता है। तो अगर इस तरह से ग्रो होगा तो यहाँ पे ये वाली डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ेगी, ये वाली डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ेगी, ये वाली डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ेगी। तो ये ओवरऑल जो क्रिस्टल है वो थोड़ा सा उस साइड में यानी अपर साइड में ग्रो करता है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस साइड, यानी लेटरल साइड में डिस्टेंस तो x से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये वाला जो साइड है वो ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इसका जो शेप है फाइनली वो सेम नहीं होने वाला है। इस साइड से वो ज़्यादा ग्रो करेगा चूँकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो एटॉमिक डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि कोई चीज़ कितना ज़्यादा एक्सपांड होगी। अगर एटॉमिक डिस्टेंस ज़्यादा है तो वो ज़्यादा फास्ट ग्रो करता है ना। चूँकि एटॉमिक डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये फास्ट ग्रो करेगा, और यहाँ पे एटॉमिक डिस्टेंस कम है तो इस डायरेक्शन में कम ग्रो करेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस कम ग्रो कर रहा है और इस डायरेक्शन में फास्ट ग्रो कर रहा है। इट मीन्स इसका जो शेप है वो धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। सिमिलरली अगर आप कोई भी क्रिस्टल को अगर जैसे क्रिस्टल स्फीयर अगर आपने लिया है, डेफिनेट कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिया है और उसको आप हीट करोगे तो वो डेफिनेट डायरेक्शन में ग्रो नहीं करेगा, हर डायरेक्शन उसकी डिफरेंट होगी। पहली बात तो आप उसका क्रिस्टल इतना शार्प बना नहीं पाओगे, बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनका भी एक डेफिनेट शेप होता है। तो अगर आपने किसी तरह से उसका क्रिस्टल बना लिया और उसे आप हीट करोगे तो वो अलग साइड से एक्सपांड होगा, यानी कि उनका जो विड्थ है वो ज़्यादा फास्ट एक्सपांड होगा या जो लेंथ है वो धीरे एक्सपांड होगा, तो उसका जो शेप है वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। नाउ दिस इज देयर बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्रिस्टल्स की। इसे हम बोलते हैं आइसोट्रोपी, सॉरी एनाइसोट्रोपी। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं? एनाइसोट्रोपिक होते हैं, और एमॉर्फोस सॉलिड्स क्या होते हैं? आइसोट्रोपिक होते हैं। एग्जांपल्स आप ध्यान रखेंगे। आप एमॉर्फोस सॉलिड्स में नॉर्मल चीज़ें लिख सकते हो जैसे कि ग्लास, रबर एंड, इसमें आ सकता है ग्लास एंड रबर ना। उसी तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में आ सकता है आपके पास शुगर, सॉल्ट, या आप अपना हेयर भी लिख सकते हैं ना।
दैट्स इट फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके आगे वाले टॉपिक्स की और डिस्कस करते हुए। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बुक्स में काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे गए हैं, कुछ टॉपिक्स हैं जो समझ में नहीं आते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन टॉपिक्स के बारे में मुझे ज़्यादा बताइए जो समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स होते हैं, वो समझ में नहीं आते, उन्हें किस तरह से लिखा जाए एग्ज़ाम में, किस तरह से उन्हें सॉल्व करा जाए। तो इस टाइप के अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं ज़्यादा हेल्पफुल रहूँगा, ज़्यादा मुझे आइडिया होगा कि किस तरह से आपकी हेल्प करी जाए। थैंक यू सो मच।